हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हर खबर को अच्छी तरह से रिसर्च करके और जिस मुल्क से खबर है वहीं से बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई जा रही है। आज मिडिल ईस्ट की दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। यमन में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के असर वाले आखिरी इलाके मारिब पर हूथियों की तरफ से कब्जे के लिए फौजी कार्रवाई जारी है, जिस पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने खतरनाक होने की बात कही है और दोनों ने हूथियों से हमला रोकने की अपील की है। इन दोनों के बोलने से ये बात साफ है कि यमन के इस इलाके में भी अब हूथी मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ इराक में 2 दिन पहले मंडे को कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल के नज़दीक अमरीकी छावनी पर हमले के बाद अमरीकियों के खिलाफ और ख़तरनाक हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही खबर है कि सद्दाम हुसैन की बेटी रगद सद्दाम का इंटरव्यू अल अरेबिया ने दिखाया है। इससे ये साफ है कि अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल के लिए इलाके में मुश्किलात बढ़ रही हैं और वो किसी तरह से अपनी साजिशें जारी रखने के लिए नए नए पैतरे तलाश कर रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मदद फराहम करने वाले डिपार्टमेंट के सरबराह मार्क लोकॉक ने कहा है कि वे यमनी सरकार के आखिरी नॉर्थ में गढ़ समझे जाने वाले मारिब पर हूथी बागियों के आगे बढ़ने से बहुत फिक्रमंद हैं। यूनाइटेड नेशंस अब भी सऊदी अरब में बैठी अब्द रब्बू मंसूर हादी की नाम निहाद सरकार को यमन की सरकार कहता है और हूथी अंसारुल्लाह को हूथी बागी कहता है। अभी हाल ही में अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए यमन के हूथी अंसारुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर किया है। अल जजीरा ने न्यूयॉर्क से खबर दी है कि यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्क लोकॉक ने ट्यूसडे को ट्वीट करके कहा है कि मारिब पर हमला 20 लाख शहरियों को खतरे में डालेगा और शहर से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होंगे, जिससे इंसानी क्राइसिस पैदा होगा। खबर में आगे कहा गया है कि हूथी अंसारुल्लाह ने इस महीने यमन की राजधानी सना से तकरीबन 120 किलोमीटर पूरब में मारिब को अपने कब्जे में लेने के लिए फौजी कार्रवाई शुरू की है। इस शहर के हाथ से निकल जाने पर यमन की इंटरनेशनल सतह पर मान्यता हासिल सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसे सऊदी की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस की सपोर्ट हासिल है। लोकॉक ने अपने ट्वीट में कहा है कि अब डी एस्केलेट यानी जंग रोकने का वक्त है, यमनी लोगों के दुखों को और बढ़ाने का वक्त नहीं है। सऊदी सपोर्ट वाली यमन की सरकार के फौजी अफसरों ने एएफपी न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि बागी यानी हूथी अंसारुल्लाह सरकारी फौजों के साथ भारी लड़ाई के बाद रात भर में 2 मोर्चों पर शहर की तरफ आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारिब की लड़ाई से कुल मरने वालों की तादाद अभी मालूम नहीं है, लेकिन रिपोर्टों में पता चलता है कि ये अब सैकड़ों में पहुंच चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी सपोर्ट वाली सरकार के अफसरों में से एक ने कहा है कि बागियों ने मारिब बांध के वेस्ट के किनारों तक सिरवा ज़िले में अल ज़ोर पर कब्जा करने के बाद शहर के नॉर्थ और वेस्ट में बढ़त हासिल की है और कई मोर्चों पर सप्लाई लाइनों पर नज़र रखने वाली पहाड़ियों पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। सऊदी की लीडरशिप वाला अलायंस, जिसने 6 साल पहले यमन पर बमबारी शुरू की थी, बागियों के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। हूथियों के जरिए चलाए जाने वाले अल मसीरा टेलीविज़न ने ट्यूसडे को मारिब 11 इलाके में, सिरवा ज़िले में 11 जगहों पर और मदगल ज़िले में 2 जगहों पर
कुल 13 हवाई हमलों का दावा किया है। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविजन की वेबसाइट ने खबर दी है कि अमेरिका ने ट्यूसडे को ईरान की सपोर्ट वाले हूथी मिलिशिया को यमन के मारिब पर हमले को रोकने के लिए अपील की है। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने एक बयान में कहा है कि मारिब पर हूथियों का हमला अमन के लिए या जंग के खात्मे के लिए नहीं है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान उस दिन यानी 16 फरवरी को आया है जब अमेरिका ने हूथियों को सरकारी तौर पर टेररिस्ट की लिस्ट से हटाया है। मारिब नॉर्थ यमन में सऊदी सपोर्ट वाली सरकार के आखिरी ठिकानों में से एक है और अमेरिका ने ट्यूसडे को कहा है कि हूती हमले से सिर्फ अंदरूनी तौर पर विस्थापित लोगों की तादाद में इजाफा होगा और इससे इंसानी क्राइसिस और गहरा हो सकता है। अमेरिका ने हूथियों से हमले रोकने के लिए अपील की है और सभी फौजी कार्रवाइयों को बंद करके बातचीत की मेज पर आने को कहा है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जिस तरह की हूथियों से अपीलें की गई हैं, इससे लगता है कि इस बार मारिब पर हूथियों का कब्जा हो जाएगा। अब तक अमेरिका सऊदी अरब के मिलिट्री अलायंस को हथियार और खुफिया जानकारियां और हर किस्म की हूथियों के खिलाफ मदद देता रहा है और यूनाइटेड नेशंस भी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की इस शर्मनाक कार्रवाई पर काफ़ी हद तक खामोश रहा है। अब इनके बोलने का मतलब सीधा है कि हूथियों की ताकत लगातार बढ़ रही है। यमन में हमेशा हूथियों के दरमियान इन तीनों मुल्कों के खिलाफ नारेबाजी होती है। हूथियों के जरिए चलाए जा रहे अल मसीरा टेलीविजन के मुताबिक इसी बीच यमन की हूथियों वाली नेशनल साल्वेशन सरकार के फॉरेन मिनिस्टर हिशाम शरफ ने मंडे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल को एक खत भेजा है जिसमें उन्होंने सना की फौजों के जरिए अबहा हवाई अड्डे पर हमलों को सऊदी अरब के जरिए इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी के दावे का जिक्र किया है। हिशाम शरफ ने कहा है कि सऊदी शिकायत ने 26 मार्च 2015 के बाद से यमनी लोगों और इसके इलाकों के खिलाफ सभी तरह के गैरकानूनी हथियारों से जारी हमलों के जरिए सऊदी एयरफोर्स के जरिए किए गए गुनाहों और खिलाफ वर्जियों की अनदेखी की है। शरफ ने बताया कि सऊदी अरब और उसके अलायंस ने निहत्ते यमनी लोगों के खिलाफ सामूहिक सज़ा की पॉलिसी लागू रखी है। सऊदी अरब ने यमन की घेराबंदी करके दवाइयों और खाने के सामान से भरे जहाज़ों के पहुंचने में भी रुकावटें डाली हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ख़राब इंसानी तबाही पैदा कर रही है। आइए अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो इराक से आ रही है। वहाँ भी अमेरिका और उसकी सोच रखने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। इराक के कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिकी एयरबेस पर मंडे को हुए रॉकेट हमलों में एक गैर मुल्की ठेकेदार की मौत और कई अमेरिकियों समेत 9 लोगों के जख्मी होने के बाद हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ग्रुप औलिया अल दम या खून के मुहाफिज ग्रुप ने एक बयान जारी करके कहा है कि इराक की 1 इंच ज़मीन भी जब तक अमरीकियों के कब्ज़े में रहेगी वे हमारे हमलों से नहीं बच सकेंगे, यहाँ तक कि कुर्दिस्तान में भी नहीं। हम वादा करते हैं कि इसके बाद भी इस तरह के हमले जारी रखेंगे। पारस टुडे ने ट्यूसडे को खबर दी है कि इराकी अफसरों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया है कि मंडे को देर रात गए कुर्दिस्तान के बड़े शहर अरबिल के साउथ के इलाके से ये रॉकेट फायर किए गए जो अमेरिकी एयरबेस और उसके आसपास के इलाके में जाकर गिरे थे। आपको बता दूं कि कुर्दिस्तान वो इलाका है इराक का जहां अमेरिका नवाज लोग रहते हैं। वहां पर अमेरिकी फौज के खिलाफ हमला एक बहुत बड़ा वाक़या है। अमेरिका ने इस हमले पर गुस्सा जाहिर किया है और इराक से हमलावरों की जवाबदेही तय करने को कहा है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से बात करके हमले के जिम्मेदारों को सज़ा देने की बात कही है। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने संडे को कहा था कि हम इराकी कुर्दिस्तान इलाके में कल रात के रॉकेट हमले से नाराज़ हैं। हमेशा की तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट और हुकूमत को जवाब देने का तरीका और वक्त चुनने का हक है, लेकिन हम नतीजा निकाले जाने का इंतज़ार करेंगे। ईरान ने भी एक बयान जारी करके इराक की सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने की
किसी भी कोशिश की नुक्ताचीनी की है। इसी बीच अल अरेबिया ने वाशिंगटन से जोसेफ हाबूश और पियरा गानम ने रिपोर्ट दी है कि पेंटागन के एक अफसर ने कहा है कि पेंटागन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनकी हुकूमत को इराक के अरबिल में अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले का जवाब देने के लिए कई ऑप्शन बताएगा। पेंटागन ने आगे कहा है कि हमले में मरने वाला ठेकेदार अमेरिकी शहरी नहीं था। इस अफसर ने अल अरेबिया को बताया है कि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मारा गया शख्स अमेरिकी शहरी नहीं था, इसलिए इस पर वो फार्मूला लागू नहीं होगा कि अमेरिकी शहरी के मारे जाने पर रिएक्शन की ज़रूरत होगी। साथ ही पेंटागन के अफसर ने कहा है कि अमेरिका इराक़ी हुकूमत के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में है, जो जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है। उसने कहा कि पेंटागन इराक़ी सरकार को ये जांच करने का वक्त दे रहा है कि क्या हुआ और हमले के लिए कौन जिम्मेदार हैं। जांच के नतीजों की बुनियाद पर पेंटागन प्रेसिडेंट जो बाइडन को रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन और उसके तरीक़े बताएगा। जांच के नतीजों की बुनियाद पर ही अमरीकी रुख होगा। अमेरिका इराक़ में अपने फ़ौजियों और शहरियों की हिफाजत करना चाहता है, जिसने अमरीकियों को अपनी ज़मीन पर रहने के लिए इनवाइट किया है। इसके अलावा अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भी अपने इराक़ी काउंटर पार्ट जुमा सादून से बात की है और इस हमले की मजम्मत की है। इसके बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इराक़ के लोग महफूज और स्टेबल इराक़ में रहने के हकदार हैं और अमेरिका इराक़ की सॉवरेनिटी की हिफाजत करने की उनकी कोशिशों में इराक़ी भागीदारों को सपोर्ट करने के लिए पाबंद है। दोनों लीडर्स ने अमेरिका और इराक़ के बीच रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक साझेदारी के लिए पाबंदी दोहराई है। इस सब के बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविज़न चैनल पर इराक़ के फॉर्मर तानाशाह सद्दाम हुसैन की बेटी रगद सद्दाम का ट्यूसडे रात को इंटरव्यू दिखाया गया है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सऊदी सरकार क्या अपने कट्टर दुश्मनों को गले लगाने की तरफ बढ़ रही है। हकीकत यह है कि सद्दाम की हुकूमत के खात्मे के लिए सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट के इलाके में अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती का रास्ता हमवार किया था, जिसके बाद इस इलाके में अमरीका की फ़ौज की मौजूदगी शुरू हुई और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब सऊदी अरब की पॉलिसीज़ में बदलाव के इशारे दिखाई दे रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने अपनी हुकूमत के दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी मिसाइल बरसाए थे। अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने कुवैत की मदद की थी और अमरीकी फ़ौजों को हर तरह की मदद दी थी। उस वक्त सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमले किए थे। रगद सद्दाम ने इस इंटरव्यू में बताया है कि 17 साल पहले जब इराक़ पर अमरीकी फ़ौज ने कब्जा कर लिया तो सद्दाम के कुनबे के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। रगद का कहना है कि हमने कुछ महीने सीरिया में गुजारे, उसके बाद जॉर्डन चले गए और अब तक वहीं रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क के मालिक हैं और हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देनी हैं। आपको बता दूं कि सद्दाम हुसैन ने 1979 में आई ईरान की रेवोल्यूशन के बाद 1980 में अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, जो 8 साल तक जारी रही और दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए। आपको याद दिला दूं कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के जरिए बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ईरान के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस के ड्रोन हमले से कत्ल के बाद 5 जनवरी को इराक़ की पार्लियामेंट ने सभी गैर मुल्की फ़ौजों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। इसके बाद इराक़ की राजधानी बगदाद में अमरीकी एम्बेसी और अमरीकी फ़ौजी छावनियों के ख़िलाफ़ अक्सर हमले होते रहते हैं। इराक़ में हशद शाबी, कतायब हिज़्बुल्लाह और कई ग्रुप्स ने, जिन्हें वहाँ की सरकार की मान्यता और सपोर्ट हासिल है, बार बार कहा है कि अमेरिका की फ़ौजें काबिज़ हैं और जब तक वे बाहर नहीं हो जाती तब तक हमले जारी रहेंगे। इराक़ के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका के नज़दीकी समझा जाता है, लेकिन वो भी हशद शाबी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि इराक़ी अवाम की सपोर्ट उनके साथ है और अमेरिका से इराक़ी अवाम में नफ़रत भरी हुई है। आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की सोच इस पूरे इलाके में किस तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। यमन में मारिब की जंग से और इराक़ में अमरीकियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए हमलों से ये साफ़ है कि
अब उनके लिए हर दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब देखना है कि वो किस तरह से इराक़ में अपनी फ़ौजें रखने के बहाने तैयार करते हैं या मजबूर होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन ये बात तय है कि हर गुजरा हुआ दिन उनके लिए और मुश्किल हो रहा है। सद्दाम हुसैन की बेटी को किस तरह से सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालात तो ऐसे नहीं लगते कि सद्दाम हुसैन के कुनबे के लोग इराक़ में रह पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।